चुम्मा गीत मिल गया आपको। हो जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाय के। उनके साथ गा करके मजा ऐसा आया कि आप यकीन नहीं कर सकते, अलग ही फील था वो। अभी सारेगामापा में फाइनलिस्ट थे आप। हाँ, कैसा अनुभव रहा? वो ऐसा मंच है, वहाँ से श्रेया घोषाल जी निकली, सोनू निगम जी निकले, कुणाल गांजा वाला जो सावरिया फिल्म में आया, शान जी एंकरिंग की, आदित्य नारायण वहीं से शुरू की, तो बड़े लंबी फहरिस्त है। सिद्धार्थ नगर की मिट्टी में जिस बच्चे ने जन्म लिया था, उसका सपना क्या था? मैं बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं आप? हाँ, सॉफ्टवेयर। मतलब इंजीनियरों के बारे में जो बात कही जाती है उसको आप सत्य कर रहे हैं कि इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और रई 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 रई, हाँ रई 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 रई। रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है क्या? क्या होता है, स्टोरी जो आपका दिखाते हैं, सब आपसे पूछते हैं, बाकायदे नोट डाउन करते हैं, क्रिएटिव टीम होती है, स्टोरी सेम रहेगी, बट उसको क्या करता है क्रिएटिव डायरेक्टर, उसको ब्यूटीफाई कर देता है। एज अ प्रतिभागी जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से आपको कोई ऐसा प्रतिभागी याद है जिससे मतलब हमेशा लगता था कि यार ये हमको थोड़ा सा मतलब ओवर पावर कर रहा है, ऐसा कोई? आप यकीन नहीं करेंगे, रफ़ी साहब के गाने को हम लोकगीत उसमें डाल दिए थे, भरत शर्मा व्यास जी का। भरत शर्मा जी हमको फोन करके बोले, बहुआ बड़ा नीमन गेला, तो हमसे बड़ा बड़ी क्या बात। लगा गोरी गुजरिया से। आज के युवाओं को अगर संगीत में करियर बनाना है तो रुपेश मिश्रा क्या सलाह देंगे? यही है कि अपने बड़ों का पहले सम्मान करिए, और दूसरी बात गुरु का सम्मान करिए, तीसरा सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए, बाद में कलाकार बनिए। क्यों? क्योंकि ये आपका जो व्यक्तित्व है, अच्छा इंसान होना आपके बरकत में असर डालता है। वहीं हमारे मिडिल क्लास के जो मतलब लोग हैं, बच्चे हैं खासकर जो हमारी तरह, उनकी दिक्कत है, पापा को आई लव यू नहीं बोल पाते हैं। आप बोले कभी? नहीं बोल पाते, हम नहीं बोल पाते, नहीं बोलना चाहते हैं। गांव की धूसर मिट्टी जब अपने सपनों की तरफ उड़ान भरती है तो संघर्ष को साथी बना लेती है। वो खेत में गेहूं की बालियों को बटोरती है, उसको कूटती है, उससे वॉकमैन खरीदती है और अपनी यात्रा को सिद्धार्थ नगर से माया नगरी तक ले जाती है। यात्रा यहीं नहीं रुकती है, वो सारेगामापा के फाइनलिस्ट में शामिल हो जाती है। यात्रा वहां भी नहीं रुकती है, यात्रा भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी के साथ एक सुपरहिट गाना गाती है। यात्रा वहां भी नहीं रुकती है और वहां से अपने काम को और व्यापक बनाने के लिए, अपनी यात्रा को और बड़ा बनाने के लिए लगातार अपने आप को धीमी धीमी आंच पर सिंझाती रहती है। उस यात्रा के जो सारथी हैं उनका नाम है रुपेश कुमार मिश्रा। बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज बदकुचन का यह सौभाग्य है कि माया नगरी से जो फ्लाइट उड़कर पटना आई है उससे हम लोग थोड़ा सा मिन्नत करके टाइम मांगे हैं और वो रुपेश कुमार मिश्रा जो हैं वो हमारे साथ कैफ़े गार्डेनिया पटना में बैठे हुए हैं। बदकुचन आज उनके साथ सवाल जवाब का एक क्रम लेकर मौजूद है और बदकुचन के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे हम रुपेश कुमार मिश्रा एक बहुत बड़ी यात्रा के बहुत शानदार सारथी का स्वागत करते हैं। रुपेश भाई बहुत बहुत स्वागत है बदकुचन के इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित भाई। बीच में रोक देने के लिए क्षमा प्रार्थी है मालिक, माफ कर दीजिएगा, लेकिन एक जरूरी बात है, छोटी सी बात है, आवश्यक बात है। बात यह है कि आप लोग बदकुचन पॉडकास्ट को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको बदकुचन का कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बदकुचन पॉडकास्ट का जो एपिसोड है उसको एंजॉय करने के बाद 95% लोग चैनलवा को सब्सक्राइब किए बिना रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा मत करिए देवता, मत करिए मालिक, आप लोग चैनलवा को सब्सक्राइब करिए। बदकुचन जो कर रहा है उसके एवज में आप लोगों से आशीर्वाद के तौर पे, प्रेम के तौर पे सिर्फ इतना मांग रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, कैसा लगता है बताइएगा। आइए तो सवाल जवाब का एक क्रम है, उसको शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, पहला सवाल तो यही है कि सिद्धार्थ नगर की मिट्टी में जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसका सपना क्या था? शुरू से उसको सिंगर बनना था या फिर सपना कुछ और था, नियति कहीं और ले गई, क्या था? नहीं, सपना तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि सिंगर ही बनना है, बट बचपन में जैसे इंसान गाता है ना बचपन में कि हाँ लड़का गा रहा है जी, तो इंटरेस्ट होता था, कोई गाता था, कोई पहले एक
बजाने आते थे सारंगी साधु के भेष में, हाँ जोगी जी। भिक्षा मांगने आते थे। बिल्कुल। तो बड़ा लगता था सुनने में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है ये जानना चाहिए। फिर गाते भी थे, हम कहा वाह बड़ा बढ़िया है यार, ये तो गाने पे कुछ मिलता भी है। जोगी बाबा लेके जाते थे। तो फिर ऐसे ऐसे बचपन में हम भी गुनगुनाने लगे, और गाते 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 जो है फिर एक मंच पे अपने मामा जी के तिलक में हमको खड़ा कर दिया गया। अच्छा। हाँ, कि शुरू हो जाइए। तो वहीं पे एक मनोज जी का गाना चला था, बगल वाली जान जान मार लिया है। तीसरी से लॉन्च हुआ था। हाँ। तो वो मैंने रट लिया था, उसमें वॉकमैन चलता था, अगर आपको याद हो। तो वो सुनते थे बचपन में, फिर वो वहाँ कमर में खोस के और कान में ईयरफोन लगा। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बाद में बताऊंगा वॉकमैन में कैसे लिया। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई कि कैसे गाना बजाना हो। तो बड़ा इंटरेस्ट जगने लगा कि हाँ म्यूजिक में कुछ करना चाहिए। अरे वाह। अभी सारेगामापा में फाइनलिस्ट थे आप। हाँ, कैसा अनुभव रहा? सारेगामापा फाइनलिस्ट होने का एक खास अनुभव रहा, क्योंकि सारेगामापा भारत की सबसे ऐतिहासिक और रेपुटेटेड शो है, एक लेजेंडरी शो है। वहाँ गाने का सपना मेरा बहुत सालों का था कि सारेगामापा के मंच पे गाना है, क्योंकि असली जो धुरंधर होते हैं सुरों के, वहाँ गुणी लोग आते हैं। बिल्कुल। और वो ऐसा मंच है, वहाँ से श्रेया घोषाल जी निकली, सोनू निगम जी निकले, कुणाल गांजा वाला जो सावरिया फिल्म में आया, शान जी एंकरिंग की, आदित्य नारायण वहीं से शुरू किए। तो बड़े लंबी फहरिस्त है, तमाम सारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट निकले। तो ये लगा कि नहीं, सारेगामापा में जाने के बाद कुछ गाएंगे, अपना एक मुकाम बनेगा, एक परिचय बनेगा, एक अपना नाम बनेगा। तो सारेगामापा का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मजा आया फाइनलिस्ट हो गए? बहुत मजा आया। दूसरी बात है कि कंपटीशन बहुत है ना? हाँ, बहुत कंपटीशन है। इट्स नॉट इजी टास्क। हाँ, लोगों को लगता है कि वहां तक जाना है, फिर मतलब कई लोगों का ये मानना होता है कि बहुत ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट शुरू का साइंस है। शुरू का साइंस है। क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। कहा गया ना, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। तो इतनी आबादी हो गई है, कलाकार ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। हर फील्ड में प्रतिस्पर्धा हो रही है, बहुत ज्यादा। और आप जब जाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो थोड़ा सा भी आप 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, अगर टॉप नॉच लेवल पे जाना, टॉप लेवल पे, तो आपका वहाँ कड़ा इम्तिहान होगा। तो सुरों का सारा खेल है और रियाज का सारा खेल है, अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहेंगे। अदरवाइज ऑटो ट्यून पे तो सभी गाते हैं। हाँ। अच्छा, घर में कैसा माहौल था? घर में जो है वो म्यूजिक, संगीत वाला माहौल? नहीं, कोई माहौल नहीं था। संगीत में कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और सब एजुकेटेड फैमिली है पूरी। और दूसरी बात ये कि हमको जो भी गाने का इंटरेस्ट जगा, हमारे मामा श्री के माध्यम से वो गाते थे। अच्छा। हाँ। आप कह रहे हैं कि सब लोग सरकारी जॉब में थे। हाँ। एक आम घर की बात की जाए तो वहाँ भी जॉब हो ना हो, लेकिन लड़कों को गाने बजाने के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है कि ना इसमें फ्यूचर नहीं है। हाँ। और आप उस लॉबी में से हैं जहाँ पे लोग सरकारी जॉब करते थे। हाँ। फिर यहाँ तक नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पिताजी थोड़ा सा गाते थे। अच्छा। नॉर्मली थोड़ा सा मतलब कला को समझते थे। हाँ, कला को समझते थे, रेस्पेक्ट करते थे वो। बट एजुकेशन और सब इतने पढ़े लिखे हैं घर में, तो ये था कि नहीं, पहले पढ़ाई कंप्लीट हो फिर म्यूजिक हो। बट पिताजी ने मतलब कहा कि नहीं, म्यूजिक सीखोगे, क्योंकि मामा हमारे यहाँ सीखने आते थे हमारे घर पे। अच्छा। तो गुरुजी जब उनको सिखाने आते थे तो हम जंगले के किनारे से देखते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था जब रियाज वाज चलता था हारमोनियम पे, तानपुरे पे। तो पिताजी पूछे सीखोगे? हम कहा हाँ सीखेंगे। तो गुरुजी से कैसे होता है कि एक बार इनका थोड़ा सा, जैसे क्रिकेट में ट्राई बॉल फेंका जाता है ना, भाई वह ट्राई बॉल हो जाए फिर मैच शुरू हो, तो वैसे बोले इनका वोकल टेस्ट करिए, ये गाने लायक है या नहीं है। तो गुरुजी चेक किए, बोले तो सुरीला गाएगा ये। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई म्यूजिक की, वहीं से सीखना पड़ना हुआ। अरे वाह। अच्छा, रुपेश मिश्रा जहाँ थे और रुपेश मिश्रा आज जहाँ है, इसमें सबसे कठिन दौर कुछ याद है आपको? हाँ, कठिन दौर तो बहुत रहा है। बताइए कुछ। क्योंकि देखिए, मेरी एजुकेशन जो है, मेरी क्वालिफिकेशन में बीटेक हूँ। मैं बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं आप? हाँ, मतलब इंजीनियरों के बारे में जो बात कही जाती है उसको आप सत्य कर रहे हैं कि इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। हमारे तरफ एक बात, मेरा बड़ा भाई है, वो खुद है, मतलब बीटेक उसने और बढ़िया मतलब इसमें काम करता है। तो वो कहता है कि बाबू इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीटेक का अगर एस्पिरेंट है जी, कोई छात्र है, तो भोजपुरी में हाल बने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ। तो हाल बा एमए बीटेक में, कि बीटेक का अगर लड़का बढ़िया तैयारी कर लिया, मूड में बन गया ये करना है, वो कर लेगा, कर डालेगा।
ये एक खास बात है, बीटेक पढ़ने का लाभ ये होता है। तो कठिन दौर पे हम लोग थे। हाँ, कठिन दौर पे हम लोग आएंगे ये कि जैसे बीटेक किए, जॉब किए। अब बीटेक के दौरान ही 2013 में एक मतलब कंपटीशन आया था दिल्ली लेवल का, स्टेट लेवल का, तो मिस्टर दिल्ली हम 2013 बने। अरे वाह। हाँ, तो उसमें 5 लाख रुपए इनाम हम जीते। मिस्टर दिल्ली में 2013 में 5 लाख का इनाम जीता। हाँ, जीत गए। और बीटेक के दौरान, बीटेक चल रहा 2011 से ही। मतलब जो साल भर का किसी का पैकेज होता है कभी, मतलब लगता है शुरुआत में 5-6 लाख का पैकेज, हाँ। वो 5 लाख का पैकेज अब जीत गए। हाँ, अब मजा आने लगा। हाँ, अब मजा आने लगा कि भाई 5 तो मिल गए। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। नहीं तो इससे क्या शुरू शौक में किए थे, हाँ, शौक में किए थे। अब मजा आने अब लगा। 13 में जब जीत गए तो हम कहे कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये तो। मजा आ रहा है इसमें। जीतने पे पैसा भी मिल रहा है, हाँ। नाम भी मिल रहा है, और सब कुछ वाह वाह हो रहा और जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद से हारमोनियम लिए, खरीदे, रियाज किए कॉलेज में, हॉस्टल में रियाज करना शुरू हुआ। फिर उसी बीच में आ गया सुर संग्राम। महुआ टीवी एक चलता था बहुत पुराना, बिल्कुल। बिहार में तो बहुत लोग देखते रहे। उसके होस्ट रवि किशन, मनोज तिवारी जी रहे। वहाँ पार्टिसिपेट किए, गाने लगे, तो लगा कि नहीं अब यही करना है। बट जर्नी वो लगता बड़ा चकाचौंध है ये इंडस्ट्री। खून जलता तब अंदर जब जाएंगे आप तो फिर कहा जाता है ना कि खून जलता है, पूरा वसूल लेता है, पूरा चूस लेगा वो। पेशेंट चेक करता है आपको। शुरू में तो दे देगा कुछ टॉनिक की, जाओ मजा ले लो 1-2 साल। फिर जब उसके बाद से जब एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अब हम फंस गए भंवर में कि हम म्यूजिक करें कि बीटेक में जॉब करें। और कैंपस सिलेक्शन भी हो गया HCL में। तो 6 महीने ट्रेनिंग किए, इंटर्नशिप, बट मन नहीं लगा। तब कंफ्यूज हो गए, अब करे तो करेगा, जाए तो जाए कहाँ। पिताजी से खुल के कह नहीं सकते थे, माताजी से कह बड़ी बात थी ना। हाँ। और जॉब छोड़ करके घर जाना वापस, और बड़े हिम्मत जुटा के कहना पिताजी से कि नहीं थोड़ा म्यूजिक करना चाहते हैं, थोड़ा म्यूजिक करना चाहते हैं, कुछ साल मुझे चाहिए। और पेरेंट्स पे क्या गुजरेगा ये मैं सोच रहा हूँ अंदर अंदर, कि जो पैसा लगा के पढ़ाया है, मतलब बीटेक की फीस जानते ही हैं, और रिस्क हो जाता है, जॉब भी छोड़ दिए। तो आए पिताजी से दबे मन से कहे हमको 2 साल दीजिए, और 2 साल आप दीजिए, म्यूजिक थोड़ा करना चाह रहे हैं। तो पिताजी भी थोड़ा सा वो सोचे, फिर बोले कि करिए। अब जब करने लगे भाई साहब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। वहीं से थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप आने लगा कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भाई कुछ मिल गया तो ये होता ना कि जब कुछ मिलता आउटपुट तो आप उत्सुकता में चले जाते बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल। तो उस जोन में चले गए। फिर लगा कि अरे यार 2 साल तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। वैसे मेहनत नहीं कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कंपटीशन दिए, हो गया बिल्कुल। बट अब तो मेहनत कर रहे हैं, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर वो दिक्कत होती थी मुझे, नींद ना आना, या क्या करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग ये सोचेंगे, समाज के लोग, पड़ोसी के लोग, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, इधर का हुआ ना उधर का हुआ। तो ये दौर जो था अर्पित भाई, ये सबसे टफेस्ट दौर था। यही मैंने अपने आप को संभाला, यही संभाला भी, यही बिखरा भी, यही संभाला भी, यही बिखरा भी। सब सोचिए मजे की बात, खूब बिखरा मैं। ऐसा लगा कि अब नहीं, नमस्कार प्रणाम करो, जॉब ही करो अपना 9 to 5। बट मन में आया नहीं यार, एक ट्राई करनी चाहिए। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, और सबसे टफेस्ट फेज था ये। मतलब जहाँ से लोग कहते हैं कि एक समय होता है ऐसा कि आदमी वहां से पीछे घूमता है जहाँ की एक सीढ़ी के बाद सफलता बैठी थी। हाँ, जैसे ऐसा पिन पॉइंट आ जाता है ना कि आप इधर जाएं या इधर जाएं, समझ टफ हो जाता है सोचना बहुत। हाँ, और दिमाग काम नहीं करता है, जाए तो जाए किधर। बिल्कुल। तो फिर ईश्वर की जब कृपा रहती है तब एक डिसीजन बनता है, आदमी ले पाता है। हाँ, तो वो हमने थोड़ा सा करेज किया भगवान की कृपा से, तो म्यूजिक को ही प्रस्तुत किया। तब भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। अभी आप पे रिसर्च हो रहा था तो लोक गीतों की तरफ आपका झुकाव है। हाँ, ये झुकाव कैसे हुआ? ये झुकाव हुआ बचपन से ही। बचपन से? हाँ, बचपन से हुआ, क्योंकि मनोज जी को सुनते थे हम। मनोज तिवारी जी को? हाँ, मनोज तिवारी जी, बगल वाली जान मारे ली। हाँ, वहीं से स्टार्ट हुआ। और उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हैं। हाँ। तो वहीं से इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ कि नहीं, भोजपुरी भी एक मतलब अंग है, गायकी का एक अंग है, आप विधा जिसको बोल सकते हैं भाषा में, कि यहाँ गाने आते हैं। तो वहीं से इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, अवधी, भोजपुरी, हाँ, और भक्ति संगीत, हाँ, इन तीनों में से आपको चुनने के लिए कहा जाए, हाँ, ज्यादा झुकाव कहाँ है? अभी तो फिलहाल आज के सिनेरियो को देखते मुझे भक्ति और अवधी ज्यादा अच्छा लगता है। भोजपुरी का दुश्मनी हो गई आपको भाई? नहीं, दुश्मनी नहीं है भोजपुरी से। भोजपुरी तो मैं बड़ा रच के गाता हूँ, और मैं अपने मुंह से नहीं बड़ाई करूंगा कि मैं ऐसे मैशअप क्रिएशन करता हूँ भोजपुरी का कि मजा आता है गाने में। तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अवधी में भी वही अंग है, फोक वाली गायकी, और
ये बात लोकगीत में भी है, वही अंग है। दोनों एक दूसरे की पूरक हो गए। जी और रही बात भक्ति की, जी। तो भक्ति तो खैर अलग ही है। और जहां तक हम लोगों ने देखा, आप इन तीनों को बड़ा चाव से पकड़े हुए हैं। हाँ मतलब अवधी में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ भोजपुरी में भी आपने अच्छा काम किया, हाँ और भक्ति तो है ही आपका जोन। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सारेगामापा के बारे में बात करते हैं। हाँ सारेगामापा 2024 आई थिंक। सारेगामा मंच तक जो आप पहुंचे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? फाइनलिस्ट आप हो गए, हाँ कहाँ से शुरू हुआ, कैसे दिमाग में आया कि ये मतलब यहाँ जाना है, और फिर वहाँ से वो जो यात्रा रही वो सीधे आपको वहाँ तक ले गई जहाँ जाना सच में हमारे जो शहर के होते हैं लड़के, उनका सपना होता है। बिल्कुल सही बात। क्या कहानी थी कुछ बताइए। कहानी ये थी कि जब सारेगामापा का ऑडिशन निकलता था, जी म्यूजिक तो सीखता ही था, जी। बट जब उनके पार्टिसिपेंट दिखता था, जो सिंगर्स आते थे टेलीविजन पे, जब एपिसोड रिलीज होता था, जी। तो वो बहुत खतरनाक सिंगर होते थे। तो पता चल जाता था अपनी औकात हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कि मैं जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। सपना तो था ही जाने लायक, महारथी लोग आते थे। हाँ, तो बट पीछे एक कदम हो जाता था, नहीं यार अभी उस लायक मैं नहीं हूँ। बट मुझे 2023 में लगा कि मैं उस लायक हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने 2023 में ऑडिशन दिया। पहले वीडियो सेंड किया, देन वीडियो में शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर ग्राउंड ऑडिशन में गया। ग्राउंड ऑडिशन में एक एक वेन्यू पे 20,000 25,000 पार्टिसिपेंट होते हैं, 15,000 20,000 10,000 8,000 ऐसे होते हैं, मिनिमम होते हैं कड़कती धूप में। अब वहाँ जब जाओगे आप, तो अगर आप देखोगे भीड़, तो आपके मतलब आधे से ज्यादा लोगों का हौसला वहीं पस्त हो जाता है। भीड़ देख करके कह रहे भाभी तो महारथी आए हैं। बट वही जो अपने आप को, इसको बोलते हैं ना कि काम कंपोज जो रहता है, फोकस रहता है कि उसको करना है, तो फोकस तो थे बट नर्वसनेस था। 2023 में गए, और जो टीवी का आप ऑडिशन देखते हैं मेन पहला राउंड, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 12 से 14 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं। वो हम लोग पहला मतलब देखते हैं, वो लगता है कि आप पहले राउंड में आ गए, गा के चले गए, नहीं, 12 से 14 राउंड होते हैं आपके, तब वो आप पहला एपिसोड देखते हैं ऑडिशन का टीवी पे। और 12 राउंड जो होते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं आपको। हाँ, वो नहीं दिखाए जाते, वो रिलीज ही नहीं होता है। तो उन 12 राउंड के दरमियान में जब 2023 का मैं दिया, तो उसमें मुझे छांट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया 2023 में। नेक्स्ट कर दिया गया। जैसे मैं गाया 2-4 राउंड क्लियर किया, नेक्स्ट, जैसे एक लाइन गया नेक्स्ट। तो जब आप नेक्स्ट होते हो तो आपको मोरल डाउन हो जाता है। बिल्कुल। जब आप निकलते हो थप्पड़ सा लगता है एकदम। थप्पड़ सा लगता है। जब ऐसे बोला जाता है 10-10 का ग्रुप बना के, ये फलाने नंबर स्टिकर लगा रहता है, आप दोनों लोग इधर आ जाइए, बाकी 8 लोग स्टिकर उतारिए, डस्टबिन में डालिए, सीधे गेट से बाहर चले जाइए। तब आपको कैसा लगता है वो बताने लायक नहीं। एक सिंगर, एक आर्टिस्ट के लिए, एक आर्टिस्ट सजा के आता है कि नहीं यार, रियलिटी शोज ही तो एक माध्यम है मिडिल क्लास फैमिली के लिए आगे जाने के लिए। बिल्कुल। एल्बम की निकालने के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते हैं म्यूजिक वीडियो एल्बम करने और बहुत ज्यादा रिस्क है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और दूसरी बात, अगर आप टॉप क्वालिटी का आज के टाइम में नहीं बनाएंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये रहता है कि नहीं यार, रियलिटी शो कुछ तो पहचान दे देगा। तो इस सोच के साथ मैं गया था, बट रिजेक्ट होके मैं चला आया था, रोते हुए चला आया था मैं। तो फिर हमने रियाज किया साल भर खूब, 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। बीटेक भी उधर करके जॉब छोड़ दिया आपने। अब आप भाई साहब यकीन नहीं करेंगे अर्पित भाई, मैं किस दौर से गुजर रहा था। अब ये क्रेडिट गोज टू कि मुझे संभाल रखा था बीटेक की पढ़ाई ने। पढ़ना गवारा नहीं है। बीटेक की पढ़ाई ऐसी होती है कि आपको प्रेशर लेने की क्षमता आ जाती। तो वो चीज़ वहाँ से आया कि नहीं यार, हो सकता है थोड़ा सा करते हैं। फिर 2024 साल भर पूरा खूब रियाज की, कमरे में बंद होकर खाली खाना सोना रियाज करना, ये हो गया था सारेगामापा निकालना ही निकालना है। 24 में गए महादेव चैलेंज। हाँ, महादेव की कृपा ऐसी रही, वीडियो भेजे, शॉर्ट लिस्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए। लखनऊ में ऑडिशन दिए, वहाँ 3 राउंड लखनऊ से अकेले सेलेक्ट हुए 15,000 बच्चों में से। 15,000 में से एक बच्चा। हाँ, रुपेश कुमार मिश्रा। हाँ, वहाँ सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद हम सोचे अब तो मुंबई जाएंगे भाई, गाएंगे टीवी में, उसे हल्ला मच जाएगा, शोर मच जाएगा। कैसे काल यूपी बिहार के लोग देखबे करेंगे कि हाँ अपने क्षेत्र के टीवी पर लोकल था भाई। अरे मजा आ गया। तो गए नहीं हम, तो ये बोल कि ना दिल्ली आवे के बावी, दिल्ली आना है आपको, दिल्ली 3 राउंड और देना वहाँ। ओजा से पहले दिल्ली। हाँ, लखनऊ सेलेक्ट भइला। हाँ, लागल के मुंबई जाए। हाँ,
अब सबका ना जब पूरे देश से जो सेलेक्ट हुए हैं सिटी से, अब वो दिल्ली में आए, तो वहाँ एक कंपटीशन होगा। अब वहाँ 3-4 राउंड होगा। जिया राजा। 3-4 राउंड वहाँ हुआ। हम कहे महादेव, तो कहा गया कि संकट पे आसमान से अटका खजूर में अटका। वही तो वहाँ गाते गाते गए, फिर वहाँ भी क्लियर कर गए हम, दिल्ली में भी। हाँ क्लियर कर गए वहाँ पूरे देश से। फिर मुंबई पहुंचे। अब तो लगा कि अब टीवी पे आ जाएंगे, फिर लगा कि नहीं मिश्रा जी, भी 4 राउंड और है। और तेरी। हाँ, जिसको बोलते हैं कलिंग राउंड। 4 राउंड वहाँ दिए गाते गाते, फिर शॉर्ट लिस्ट होते हुए तब जाके हम ऑडिशन राउंड तक पहुंचे। जो पहला एपिसोड दिखाया जाता है। हाँ ऑडिशन राउंड, पहला राउंड। हाँ उसमें भी 80 बच्चे होते हैं, 80 में से आपको 12 लेने होते हैं। और टोटल इंडिया से और विदेश से मिला करके कई करोड़ों लोग आते हैं। मतलब मर्दवा यूपीएससी के परीक्षा ना भइल की ऑडिशन हो गई। हाँ 5 से 7 करोड़ लोगों में से 12 लोग चुने जाते हैं। जी हाँ। तो गाते गाते फिर हम लास्ट तक पूरा एपिसोड ही गा डाले हैं। वो जो ऑडिशन में आपने पहला गाना गाया था वो बवाल था, वो अगर एक बार थोड़ा सुना दे तो ये सब भाई जो हम लोग मतलब थोड़ा चार्ज हो जाएंगे। नहीं हम सुनाना चाह रहे हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। क्योंकि जब फॉर्म फिलअप होता सारेगामा का, उससे पूछा जाता कौन कौन से जॉनर और कौन कौन से लैंग्वेज में आप गाते हैं। अच्छा। हमने लिखा था अवधी, भोजपुरी, अरे जिया। समझ रहे हैं, लोकगीत, डिवोशनल, सूफी, कव्वाली, सब कुछ लिख दिया था। तो बोले बताओ और कहाँ कहाँ टीवी मतलब पहले आप कर चुके हो टीवी एक्सपीरियंस। तो सुसंग्राम हमने मेंशन किया था उसमें कि महुआ टीवी, सुसंग्राम सेमी फाइनलिस्ट थे 2013 के। तो बोले अच्छा। तो जब जैसे पहुंचे बोले कि तुम भोजपुरी भी गाते हो बेटा। हम कहा जरा भोजपुरी कुछ सुनाओ। आए है। क्या सर तो हिंदी का कुछ गायकी वाला दीजिए, सरगम उर्गम वाला। बोले नहीं तुम फोक सुनाओ, पहले फोक सुनेंगे हम लोग, तुम सेमीफाइनल में थे सुसंग्राम में, तो सुनाओ। तब हमने सुनाया उनको एक बालेश्वर यादव जी, पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री बालेश्वर यादव जी गाजीपुर जी, बिरहा के बड़े पुरोधा रहे जी। तो उनको आलाप नहीं आता था, ना सरगम ना कुछ भी। तो जब वो गाते थे, आजकल लोग आलाप लेते हैं, तो वो रही रही करके गाते थे। तो वहां से हम उनका विधा उठाए और अपने अंदाज में गाए। और बीच में जो है बॉलीवुड मैशअप कर दिया। तो वो बोले कि फोक उठाइए आप, उसमें बॉलीवुड मैशअप करिए, दोनों का मैशअप रहे, तब आप ऐसा कुछ क्रिएटिविटी सुनाइए। तब मैंने उनको सुनाया रिहर्सल में। आइए। और रई 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 रई, हाँ रई 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 रई, अरे चोरी घुसखोरी, अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो हर चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा। और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो हर चप्पल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। रई 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 रई, हाँ रई 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 रई, फिर आरा जईबू कि पटना रे जईबू। ये जब हमने गाया तो उनको लगा कि नहीं और सुनाओ। आरा जईबू कि पटना रे जईबू, कि जईबू तू खरुल्ला में, अरे काहे जिलेबी के, अरे काहे जिलेबी के तरसे लुगोर की, बड़ा मजा रसगुल्ला में। अब इसके साथ बॉलीवुड, आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे, मधुआ पी के प्रेम का हम तनिक बोरा ऐसे, रे बमसू का यार हम है, बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, कसम से जियरा चकना चूर है इसकबाजी से। यही था। क्या बात है सर। थैंक यू सर। मतलब अपना देने के आवाज में फ्यूजन सुन के मतलब लागेला कि मन बौराए लागेला। हाँ अब ये दोनों चिपका दिए हम, मजा आ गया हम सबको, कहीं आप यही गाओगे। और हम नर्वस, हम कभी रही रही किए नहीं थे, सुने तो थे, और हमको रही रही करने में 5 दिन लग गया।
और उसी में उलझे रह गए, क्योंकि रई रई में एक सीक्वेंस है, आपको गा के सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या सीक्वेंस है, जैसे रई रई में सर्कल बनता है, आ र र रई 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 रई, हाँ रई 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 रई, जबान तोड़ना पड़ता है इसमें। ये तोड़ने के लिए हमने 5-6 दिन रिहर्सल किया, देन उसको अपने अंदाज में गाया और सुपर हिट हो गया वो। हमारा लोग कितना मजबूत है ना, क्या कहने अब, ओ माय गॉड, शुद्ध भोजपुरी। तो मतलब ये जो आपने मतलब बताया अभी, हाँ। ये हमारा लोक है। हाँ और हमारा लोक कितना मजबूत है, कितना मतलब आप बता रहे उनको आलाप नहीं आ रहा, मतलब आता था। हाँ। और जो वो करते थे, इसको करने के लिए आप जैसे लोगों को रियाज करना पड़ रहा है। अरे वो जबान तोड़ना पड़ता है, ये लोक है, ये पूरा लोक। और दूसरी बात, इतनी सुगंध जब आप गाएंगे ना, है। अगर आप यूपी बिहार के रहने वाले हैं, है गमछा घूम जाए मर्दे। फोक नहीं गाए, बिल्कुल कुछ नहीं गाए, बिल्कुल। लाख बड़का स्टार हो जाइए, अगर फोक असली चीज नहीं गाए, जो असली माटी की खाटी की चीज है, बिल्कुल तो कोई मतलब नहीं है गायक होने का। है। आना चाहिए आपको, फोक चीज बड़ा दम है। मतलब अगर आप गाएं और गमछा ना हिला, हाँ। तो मतलब आप हमारे यूपी बिहार का नाम तो बुढ़ा ही दिए। हाँ बुलाई दिए, मतलब माहौल चार्जअप हो जाए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब हमने के एकरा पे बात करते नहीं जा। हाँ। देखो टेक्निकल सवाल बा हमारा दिमाग में, और ये अक्सर लोग पूछेला, रउआ सब लेखा आदमी जे रियलिटी शो में जाला, ओकरा से अक्सर ये सब पूछा जाता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है क्या? नहीं महाराज, स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये पहले भ्रम हमको भी था, जब तक हम वहाँ गए नहीं थे। आपसे बता रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जी टीवी माफ करना, पहले मुझे भी था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या होता है, स्टोरी जो आपका दिखाते हैं, सब आपसे पूछते हैं बाकायदे, नोट डाउन करते हैं, क्रिएटिव टीम होती है, स्टोरी सेम रहेगी, जिसको बोलते हैं रियल रहेगी, बट उसको क्या करता है क्रिएटिव डायरेक्टर, उसको ब्यूटीफाई कर देता है। अच्छा, थोड़ा सुंदर बना, सुंदर दिखने के लिए, कि हाँ ऑडियंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा। स्टोरी वही रहेगी आपकी, बट ये थोड़ा सिनेमेटिक वे कर देंगे कि इंटरेस्टिंग लगे, कि ताकि लोगों को अट्रैक्ट हो, एक कंटेस्टेंट इसकी कहानी अपनी तरफ खींचे, अपनापन लगे उसको। तो बाकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता उसमें। लोग कहते थे, मतलब मेरी बात नहीं है, हम लोग सुनते थे उसमें कि अरे लाइव ना गवाला, ट्रैक पे गाते हैं लोग, इस तरह की चीजें। ना इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है, लाइव गाते हैं, रियल गाना पड़ता, 1 टेक में गाना पड़ता है। बहुत टफ होता होगा ये। 1 टेक में गाना पड़ता। हाँ, आपको रिहर्सल मिलते हैं, 2-3 रिहर्सल आपको, लेकिन फिर भी एक टेक में गाना वैसे मतलब बहुत बड़ी ऐसा बात है। लगता है दिल बाहर आ जाएगा। 2-3 रिहर्सल आपको देंगे, फिर उसके बाद जब बोला जाता रोलिंग 3, 2, 1 एंड एक्शन, ऐसा लगता है कि दिल मानो बाहर आ जाएगा। खासकर जो मुश्किल गाने होते हैं, मुश्किल गाने होते हैं, और उसके बाद से आपको लोग बैठे हैं जज करने के लिए, मार्क्स देने के लिए बैठे हैं। सारे गुणी लोग बैठे हुए हैं। अब जो मिडिल क्लास से रियलिटी शो में जाता है, वो सोचता है एक एपिसोड और खींच दें, एक और खींच दें, 5 और हो जाए 10, तो उससे मेरा और नाम बन जाएगा। तो वो भी प्रेशर रहता है। और दूसरी बात ये भी रहता है, अच्छा गाना भी है, और ये भी ना कहीं लिरिक्स ना भूले, कहीं रिदम ना छूटे, तो बड़ा प्रेशर रहता है। तो वो उस कंडीशन में जब आर्टिस्ट गाता है, तो समझ लीजिए कि भगवान ही गवाता है। अच्छा, उस परिस्थिति में हाँ, रुपेश मिश्रा के लिए जो बाकी के साथी लोग थे, जो आपकी तरह प्रेशर में बैठे हुए थे, हाँ, एज उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटेस्टेंट, हाँ, प्रतिभागी, हाँ, एज अ प्रतिभागी जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से आपको कोई ऐसा प्रतिभागी याद है जिससे मतलब हमेशा लगता था कि यार ये हमको थोड़ा सा मतलब ओवर पावर कर रहा है, ऐसा कोई? एक बात जान लीजिए अर्पित जी, जो सारेगामापा में 12 आर्टिस्ट आते हैं, वो एक से बढ़ के एक होते हैं। वो किसी मामले में आपसे 19 नहीं रहते। उत्तरी। हाँ, डिपेंड करता गाना उनको कैसा मिल रहा है, डिपेंड करता सॉन्ग सिलेक्शन पे। अर्पित, मान लीजिए आप हमारे प्रतिद्वंदी हैं, आपको कुछ गाना मिला, हमको कुछ गाना मिला, तो गाएंगे आप गाना, वो भी अच्छा, मैं अपना गाना अच्छा गाऊंगा, बट गाने का सॉन्ग सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आपकी गायकी कहाँ जा रही है, क्योंकि हर गाना हर सिंगर की फोटे का नहीं होता है। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जितने कंटेस्टेंट हैं, हर किसी को भारी पड़ जाएंगे। हाँ, मतलब वही वो, मतलब कोई भी बंदा किसी को भी ओवरटेक कर सकता है। हाँ, किसी को भी ओवरटेक कर सकता है। ये कोई कॉन्फिडेंस से कह ही नहीं सकता है कि हम तगड़े सिंगर हैं, नहीं, जैसा गाना मिलेगा, और कभी भी किसी का दिन होता है, किसी को भी ओवरलैप कर जाएगा वो, ऐसे आर्टिस्ट। ऐसन में काटूंगा, सॉरी टू। हाँ, सारे सिंगर्स होते हैं, मतलब खानदानी जो गवैया जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल, सब वो होते हैं। हमारे सीजन में सब थे, मुझे छोड़ करके। मेरा कोई म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। किसी के बाबा गा रहे हैं, किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के नानी, कोई म्यूजिक टीचर है, मुझे छोड़ करके, रदर देन। तो मुझे अगर किसी ने पहुंचाया तो गुरु कृपा ने, माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान की कृपा ने, क्योंकि वहाँ जो सिंगर्स आते हैं ना भाई साहब,
बहुत मजे हुए खिलाड़ी हो। ऐसे में हम ये कहत रही हैं कि ऐसे में फाइनलिस्ट हो जाना, हाँ। मतलब इसके लिए तो पहले आपके लिए मतलब दिल से प्रेम की, मतलब वहां जाके हाँ। आप जो माहौल बता रहे हैं उस माहौल में झंडा गाड़ देना इतना कि फाइनल तक हम हैं, हाँ। तो यूपी बिहार का शान के बात, तो महाराज बहुत पूर्वांचल का शान के बात। थैंक यू सो मच। और जानते हैं कैसे हम फाइनल में पहुंचे? गायकी के दम पे नहीं पहुंचे। सारा खेल गायकी का नहीं है। हाँ। हम गाते थे, बीच बीच में डांस कर देते थे। अच्छा, कलाकारी, हाँ। हमनी के माटी वाला जो बाबा। हाँ। ठुमका थोड़ा मार देते थे, थोड़ा सा मार देते थे यूपी बिहार वाला, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, कि ताकि अच्छा लगे ऑडियंस को। तो वो गाते थे तो ऑडियंस को और जजेस को गुदगुदी पैदा करता था। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कनेक्ट होते थे। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, गा भी रहा, सुर भी नहीं हिला, थोड़ा सा मूवमेंट भी कर दे रहा है। तो ये लगा, उसके बाद से जो है गाने भी मुझे अच्छे मिलते गए, सॉन्ग सिलेक्शन। और कुछ मेरा जो होगा क्रेडिट जाएगा फोक की माटी को। हम फोक को भी लेकर के चले, बॉलीवुड को भी लेकर के चले, तो ये मेरा प्लस पॉइंट बन गया कि ये दोनों गाता है। कुछ बेवकूफ पूछते हैं कि हमारे लोक में क्या है, क्या बात? हमारे लोक में ये है। लोक में, हमारे लोक में रुपेश मिश्रा है। आप यकीन नहीं करेंगे, रफ़ी साहब के गाने को हम लोकगीत उसमें डाल दिए थे, भरत शर्मा व्यास जी का। भरत शर्मा जी हमको फोन करके बोले, बबुआ बड़ा नीमन गेला, तो हमसे बड़ा बड़ी। क्या बात है। हाँ, बड़ा भरत शर्मा जी से तारीफ सुनने का मतलब हाँ। आप सही में कुछ किए, हाँ। क्योंकि वो दौर है। हाँ, हम हमरा से बढ़िया गेला तू भरत शर्मा जी वाला थोड़ा सुना दे कार वो अकेली रहनी में। जैसे रफ़ी साहब का गाना मिला, रफ़ी साहब का एपिसोड होता है। हाँ। तो मिला, तो हमको मिला नैन लड़ जाई है जब मनवा में कसक हुई है। तो हम कहते तो मिल गया मिजाज वाला गाना। तो वो बोले कि रुपेश इसमें कुछ अपना फोक अंग डाल दूं जो मजा आ जाए ऑडियंस को सुनने में। ठीक है सर। तो हम फोन किए मोहन राठौर जी। अच्छा, मोहन राठौर अपने बिरादर के लोग। फोन किए हमका, मोहन भैया ऐसे ऐसे गाना बा, अगर में का जोड़ी मजा आ जाओ। कल जोड़ दे भरत भैया की गनवा। हम कहली कौन? पटना से पाजेब बलम जी। जी हम कहली भैया गा के बताएं तो रिकॉर्ड कैनी हम। अब जब रिकॉर्ड भइल तो वो भइल, तो कहना कि ठीक बा। फिर हम कहले यो जोड़ सकीला का लता जी के लाले लाले होठवा से बरसे ललैया की रस चुएला, जैसे अमुआ के मोजरा से रस चुएला। कहला हाँ। तो सुनौनी, अब रिहर्सल भइल तो सुनौनी रफ़ी साहब के पहले लगा गोरी गुजरिया से, लगा गोरी गुजरिया से स्नेह हमारा। अरे होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओहो नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पट्टा का तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। इसमें भरत भैया का गाना, पटना से पाजेब बलम जियो, क्या बात। पटना से पाजेब बलम जी, आना से उठ लाली, मंगैदा छप रासे चुनरिया छींट वाली, मंगैदा छप रासे चुनरिया छींट वाली। फिर बीकानेरी विदिया चमचम, बीकानेरी विदिया चमचम, हर साड़ी बनारस वाली, मंगैदा छपरा से चुनरिया छीट वाली। फिर ऐड किए, अरे रूप का मन में बसई बात तो बुरा का हुई है। ये था, ये से गाते चले गए। कमाल, अद्भुत। थैंक यू सो मच। अद्भुत माने कि रफ़ी साहब और भरत शर्मा जी के मिला देना। फिर लता जी को भी लास्ट में, लाले लाले होठवा से बरसे ललैया, हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला, हो की रस चुएला, लागे नाही बत्ती, ऐसे कुछ है जो भी है। कमाल, अद्भुत। थैंक यू अद्भुत।
माने हमने ये क्रिएशन कैसा लगा ये? अरे बहुत तगड़ा है। और माने हमरा ई बुझाला उहे हम कहनी है कि अगर हमने की यूपी बिहार के आदमी अगर फ्यूजन करे तो गमछा एकदम सही में हिल जाएगी। हाँ। और इसमें जानते हैं क्या एक अंदाज है? लता जी तो गाई है ऐसे, इसमें थोड़ा सा हम अपने लोकगीत बिहार वाला अंग डाले। लागे वाली बहतिया ना, ये होता ना, लागे वाली बहतिया ना, बोला मोर राजा हो करे जा छुएला, हो करे जा छुएला, तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला, हो करे जा छुएला। अगर हम लोगों का बस चले ना तो अभी से लोगों को किडनैप करके ले जाए। अरे नहीं यार, और अपने घर रखे 2-4-10 दिन सुनेंगे तब मन भरेगा हमारे। क्या कमाल, अद्भुत अद्भुत। अच्छा, अब हम लोग सारे काम पे बात कर रहे हैं, आप शुरू से कह रहे हैं कि भाई साहब वहाँ पे गुणी लोग आते हैं। हाँ, इतने गुणी लोग वहाँ पे एज ए जज बैठे होते हैं और वो लोग कंटेस्टेंट को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। आपको कोई सलाह याद हो, किसी की सलाह याद हो? हाँ, उनका सलाह ये था सचिन जिगर का, जो बहुत इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी पवन भैया का गाना उन्होंने किया था, आई नहीं, आएंगे उस पे आएंगे। हाँ, तो वो सचिन जिगर वही, तो वो हमारे मेंटोर्स थे, जजेस थे। तो बोले रुपेश तुम ये जॉनर पकड़ के चलो, फोक का, हिंदी का, ये दोनों लेकर के चलो। ये दोनों तुमको बहुत बड़ा संगीतज्ञ बनाएगी, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाएगी। फिर मिथुन जिन्होंने अरिजीत सिंह को चांस दिया था, क्योंकि तुम ही हो, वो बोले आप मिश्रा जी आपके अंदर जो है अपने यहाँ की मिट्टी की खुशबू नजर आती है, मिट्टी को ऐसा लगता है कि सर पे लगा कर आप चलते हो। बिल्कुल। अरे और वो नजर आपके बोली चाली कहन में नजर आता है, तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मिथुन जैसे म्यूजिक कंपोजर आप देखेंगे बिल्कुल इंस्टा पे, और यही गाना मैंने गाया था। ये गाना नैन लड़ गई है जब मनवा में कसक हुई बेकरी, ये सुनने के बाद उन्होंने कहा। अच्छा, उस शो ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया? उस शो की वजह से रुपेश मिश्रा बने। अब जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो उस शो की बदौलत है कि रुपेश मिश्रा @विकिपीडिया डालने पे आ जाता है। तो जी टीवी सारेगामापा का देन है, और उस सारेगामापा ने मुझे बॉलीवुड में डेब्यू कराया, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मुझे डेब्यू कराया। इससे बड़ी बात क्या, काफ़ी सीखने को मिला। देश में कई जगह टेलीकास्ट होता है सारेगामापा, जहाँ लोग सुने वहाँ सराहे, वहाँ से प्यार आया, कमेंट आया, तो ऐसा लगा नहीं यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो हमने बीटेक छोड़ा था वो आज सही साबित हुआ कि हमने सही चीज सही फैसला लिया। थोड़ा सा देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, वो रुपेश मिश्रा जो कि बीटेक छोड़ने के बाद सोच रहा था ये कि सही फैसला लिए कि गलत फैसला लिए, और वो रुपेश मिश्रा जो कह रहा है कि विकिपीडिया पर सर्च करिएगा तो आ जाएगा रुपेश मिश्रा। ये दोनों रुपेश मिश्रा को आप कहाँ देखते हैं? हम यही देखते हैं कि हम बस रुपेश मिश्रा जो पहले थे भोले भाले, और महादेव की कृपा से अभी तक वैसे हैं नेचर में, बट ये कि नाम बढ़ता गया, थोड़ा सा लोग सराहने लगे, ऑटोग्राफ लेने गए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स मिलने गए। आपको 10,000 पब्लिक 5,000 पब्लिक सुनने आती है महोत्सव में, बड़े बड़े जो शोज होते हैं। तो लगता है कि जीवन में कुछ हमने किया है। बट हमारे गुरु ने कहा, माता पिता ने, कितने भी आगे आप बढ़ जाइए, हमारे यूपी बिहार का संस्कार है कि डाउन टू अर्थ रहिए बबुआ, जितना सहज रहवा, जितना सज्जन रहवा, उतना आगे जाइबा। सफलता के हैं। अवधि में कैसे बोले थे ये बात घर वाले हम लोगों, चूंकि हमारी भाषा अवधि में है, जितना विनम्र रहबा, जितना सरल रहबा, उतना आगे जाबा। अरे बहुत बहुत मीठी भाषा है आपकी। उतना आगे जाबा, ढेर बउरायो ना। ये होता। अच्छा, अब आते हैं आपके बॉलीवुड वाली यात्रा पे। बहुत प्यारी यात्रा है भाई आपकी। चुम्मा गीत मिल गया आपको। ओह माय गॉड, टर्निंग पॉइंट है। इतनी बड़ी फिल्म थी भाई, इतने बड़े बड़े लोग थे उसमें, मतलब गायक भी हमारे पवन सिंह जी वहाँ पर थे भाई उस गाने में, और उधर चुम्मा गीत आपको मिल गया। अरे भाई साहब, चुम्मा खाने का कहानी आप सुनेंगे, आप हंसेंगे भी और आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। हाँ, बताइए कहिए तो थोड़ा सा लॉन्ग खींचेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सारेगामापा का शूट चल रहा था, अब गाना गाए, हम थोड़ा डांस करके गाते थे। गोविंदा जी का गाना मेरा था, वो लाल दुपट्टे वाली थी, तो बता, मेरी वाइफ आई थी, उसको देख देख के खूब गाए हम डांस करके। तो उनको लगा यार मस्ती वाला सिंगर है, गाता है, बड़ा बढ़िया है। और संजोग से राजकुमार राव सर की एक फिल्म आने वाली थी, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। तो उसमें जो एनिमल मूवी की हीरोइन है तृप्ति डिमरी, वो थी एक्ट्रेस में, और राजकुमार राव सर थे, दोनों जन थे। और उसके पहले वो लोग हमारे सेट पे आ चुके थे। तो मुझे क्या पता, तो मैं बैक स्टेज था,
सचिन सर आते हैं पीछे से, ऐसे पकड़ते हैं कंधे पे, कहते हैं और मिश्रा जी क्या हाल चाल है। मैं बोला सर ठीक है, प्रणाम सर। और उसके बाद बोलते हैं कि और बताओ ठीक हो, तैयारी चल रही है। मैं बोला हाँ। तो बोले गाना करेगा मेरे साथ। हम कहा अरे सर अहो भाग्य, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कहा कल आ जाए स्टूडियो, गाना करते हैं। मैं बोला सर मेरा गला थोड़ा फंसा है, बट नर्वस हुआ। अरे कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, आ जाओ। तो उसके बाद से उनके पीआरओ का फ़ोन आता है, मैनेजर का फ़ोन आता है, जाता हूँ स्टेज पे, बस यही मनाते हुए जाता हूँ ये गाना मेरे नाम पे लॉक हो जाए। क्योंकि बॉलीवुड में एक गाना तकरीबन 5 से 7 आर्टिस्ट गाते हैं, नए से नए सिंगर, स्टार से स्टार सिंगर, इन बिटवीन जो मीडियोकर सिंगर होता है, बीच में जो नेम फेम जिनका रहता है वो भी गाते हैं। अभी डिसाइड होता, प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करेगा, लॉक एक आदमी पे होता है। हाँ प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, किसके आवाज़ में गाना फाइनल होगा, और एक्टर डिसाइड करेगा। तो चैलेंज तो था ही मन में कि पता नहीं गाना होगा कि नहीं होगा। शायद स्क्रैच गंवाने के लिए बुला रहे हो, डमी गंवाने के लिए सर बुला रहे हो कि ये गा देगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो अब गाना नोट हुआ, ट्रैक मिला, और सचिन जी का सर थे। उसके बाद से लग गया, स्टूडियो में बैठ गए, शुरू किए महादेव का नाम लेकर के। गाना कुछ देर सीखे, आधा 1 घंटा। नर्वस थे हम थोड़ा सा, आपसे बता रहे हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं, अगर खराब गा दिए पता नहीं दोबारा ये बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ये सब होता है, बैक ऑफ द माइंड आपके चलता है। बिल्कुल। तो हम कहानी कुछ हुई चाप के तो गायब हम, चाहे गाना रहे चाहे न रहे, भोजपुरी अंदाज में। उसके बाद शुरू किए गाना, शुरू किए, गाते गाते जो सब हो गया। रिकॉर्डिस्ट बोला बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया, अपने मस्ती में गाया जो गाना चाहिए था। और उसके बाद हम गा के चले आए। जब आते हैं सेट पे तो सर से पूछते हैं अगले दिन, सर कैसा आउटपुट आया। बोले ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता। तो हम समझ गए अब ये गाना गया हाथ से। फिर उसके बाद से हम भूल गए कि गया ही गाना ये। अब होटल में सोए हुए थे, तो किसी ने हमको पोस्टर भेजा ये कि ये आप हैं पवन सिंह, रुपेश मिश्रा, रूपाली जग्गा। है तो हम कहे ये तो गाना हम ही गाए हैं। फिर हम कुछ रिप्लाई नहीं दिए उसको। तो फिर उनके मैनेजर का फोन आता है, कह रहे अरे मिश्रा जी बहुत बधाई होंगे। क्या सर, किस चीज़ की बधाई? अरे भाई आपका गाना लॉक हो गया, पोस्टर रिलीज हो गया है। हमको सर मजाक मत करिए। कह रहे भाई आप पवन सिंह के साथ गा रहे हैं, भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह जी के साथ गा रहे हैं। सचिन जिगर का म्यूजिक है, राजकुमार रॉय हीरो है, अभी जल्द एनिमल मूवी हिट हुई है, उसकी हीरोइन है। बहुत बड़ा मूवमेंट है। हम कहे सर सही में हमारा गाना है? बार बार हमने पूछा तो बोले हाँ। तो फिर उसके बाद जब 30 सीरीज का पोस्टर रिलीज हुआ ऑफिशियल इंस्टाग्राम से, तो उसमें जब हैशटैग लगता है ना @ मेरा इंस्टा आईडी जब लगा, मेंशन हुआ, मैं तब मैं समझ गया कि मेरा गाना लो काम हो गया। हाँ काम हो गया। फिर भी हम किसी को बता नहीं रहे। तो हम सोचे कि जब तक गाना सुन नहीं लेंगे, कहाँ मेरी लाइन है कहाँ नहीं है, पता नहीं कितना 5 सेकंड का कि 2 सेकंड का कि 10 सेकंड का वॉइस है, पहले हल्ला कर देना ठीक नहीं है। तो फिर जब रिलीज हुआ गाना सुने हम, तो फिर हमने तो पूरा गाया था, वो गाना सबको पसंद आ गया साउंड में। बट क्या हुआ, प्रोड्यूसर जैसे जो वो दिमाग लगाए थे कि स्त्री का गाना था आई नहीं, पवन जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा यूपी बिहार में, तो उनके नाम पे फिर इधर इसमें भी गवाएंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। आई नहीं फिल्म उनके गाने के नाते हिट हुई, अगर आप मानोगे तो ये सीन ऐसा भी हुआ इसका कि पवन जी को लेते हैं। हालांकि मेरे नाम पे गाना लॉक हो गया था पहले, बट वो मार्केटिंग वैल्यू के नाते पवन जी आए और फिर वो गाए। तो जब गाए उनके साथ नाम मेरा जुड़ा तो मुझे और अच्छा भी लगा। बट ये नर्वसनेस था कि इतने बड़े सिंगर के साथ कहाँ मेरी वॉइस फिट बैठेगी। बिल्कुल। तो जब सुने हम तो हुक लाइन जो आता है, वो मेरी क्यूटी जो मस्त हुक लाइन है वो मुझे मिल गया। तो मेरी और उनकी आवाज चिपक के पैरेलल चलती है, तो वहीं से वही गाना है पूरा मेरा। ये चुम्मा वाला जो गीत है वो थोड़ा अगर सुना दे तो हम सबका भला हो जाए। इसमें भला होने वाली कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सुना, बड़ा सुपर हिट गाना है। हाँ, थोड़ा हर शादियों में बजता है अभी। बिल्कुल। हो जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाय के, क्या हुआ वो तेरा वादा रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुँह दिखाई के।
ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। शानदार। ये मतलब गाना आने के बाद सही में हर ब्याह शादी में ये गाना बाजला, हाँ। बड़ा धूम रहा मतलब ये गाना के। बहुत बहुत धूम, और मजा तब आता है हाँ। जब आप रील उसमें लगाएंगे, जब लिखा रहता है पवन सिंह रुपेश हाय हाय। जगह। हाँ, अब आते जरा इस बात पे। हाँ पवन सिंह जी मतलब ब्रांड अभी उनको कहा जा सकता है भोजपुरी का, और मतलब कहिए तो बहुत सारे लोग तो इसलिए रहते हैं कि पवन सिंह के साथ फोटो एक हो जाए। मतलब उस आदमी ने कमाया है इतना। कमाया, क्योंकि वो बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक गया हूँ। बिल्कुल। उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा, आज से वो नहीं गा रहा, 35 साल हो गया उनको गाते हुए, 30 साल। और हमारे गांव मतलब हमारे आरा के हैं वो तो बहुत, और खासकर उनके अंकल हमारे अजीत मामा जी, उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी लगभग संघर्ष की सारी कहानियां। हाँ। और हम लोग भी जवान हो रहे थे जब वो गा रहे थे, उनका संघर्ष चल रहा था तो हम लोग जवान हो रहे थे। तो बहुत करीब से हमने देखा है कि कैसे एक भोजपुरी मिट्टी में वही दूसर मिट्टी में लिपटाया हुआ आदमी, जो कि अपने नाम के लिए संघर्ष कर रहा हो, और अचानक इतना बड़ा नाम हो गया हो कि साथ में फोटो खिंचाने के लिए लोग खड़े हैं। वैसे इंसान के साथ रुपेश मिश्रा का एक गाना आता है, और वो गाना सुपर डुपर हिट। क्या फीलिंग्स थी? अब फीलिंग्स तो बहुत बड़ी थी, और भोजपुरी में कहना नहीं चाहिए, मैंने बोला, आप देखेंगे ऑन एयर बोला है। वो क्लिप अभी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, और वो तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों ने वो देखा। उनके बारे में मैंने बोला है अच्छा कि वो भोजपुरी के किंग है, और नो डाउट अबाउट इट, वो इस समय कुछ भी गा देंगे। बॉलीवुड फिल्म वाले में उनको लेना चाह रहे हैं कि इनकी वजह से फिल्म हिट हो जाए, गाना इनका हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मतलब भोजपुरी को एक सम्मान वाली बात है, और कहीं ना कहीं भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भोजपुरी के इस समय सबसे बड़े स्तंभ है, सबसे बड़े सुपरस्टार है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। बाकी कहा गया ना, राज चलते लोगों के भी दुश्मन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी इतनी प्रसिद्धि ख्याति है कि लोग उससे भी थोड़ा कुंठा खाते हैं। कुंठित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला आर्टिस्ट का बहुत बड़ा नाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मजा आया था उनके साथ गा करके मजा ऐसा आया कि आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि साथ में आवाज तो डब हुआ नहीं था, अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग जगह पे हुआ था। बट जब साथ में नाम आया ना बैनर में, तो आउटपुट तो वही देखा जाता है ना कि कौन साथ में गाया है। तो अलग ही फील था वो, कि हम एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ गा रहे हैं। एक प्रिविलेज वाली बात हो गई, सम्मान वाली बात हो गई। चाहे मेरा 5 ही सेकंड का गाना हो, बिल्कुल 1 सेकंड का गाना हो, बट उनके साथ नाम जुड़ जाना, और राजकुमार राव की फिल्म, सचिन जिगर का म्यूजिक, तो अपने आप में किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं। क्या बात। एक और सवाल कि जब आप पवन सिंह जी के साथ गा लिए, आप सारेगामा के फाइनलिस्ट हो गए, और एक समय पे ऐसा आया कि ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे आपकी आवाज सुनी जा रही, और लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको। ये यहाँ आकर रुपेश मिश्रा को क्या लगा? अभी ऐसा लगता है अर्पित भाई भी बहुत कुछ करना है यार। हाँ? लिटरली बता रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि शुरुआत हुई है। अरे महादेव, शुरुआत हुई ऐसा लग रहा है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसके बाद जाके अग्रिम तैयारी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जिसको बोलते हैं ना, चरैवेती सतत चलते रहिए। बिल्कुल। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा ना, कलाकार ऐसा होता है ना कि हर दिन उसको हासिल करना पड़ता है, हर दिन उसको लड़ना पड़ता है, हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। चाहे कितने बड़े आप टॉप स्टार बन जाइए, तो क्यों ना पवन सिंह जी क्यों ना हो, उनको भी हर दिन अभी भी सोचते होंगे कि अगला प्रोजेक्ट क्या डालें कि ऑडियंस को मजा आ जाए, जैसे आता है। तो वो भी कंटेंट सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तब वो डालते हैं। तो कलाकार ऐसा है ना कि हर दिन उसकी अग्नि परीक्षा होती है। क्या बात। हाँ, कलाकार की हर रोज अग्नि परीक्षा होती है, हर दिन अग्नि परीक्षा होती है। हर दिन आपको मतलब कोई भी आपके निजी जीवन में कोई भी मतलब संकट आ जाए, चुनौती आ जाए, लेकिन जब आप ऑडियंस के बीच में जाएंगे तो आपको हमेशा हंस के उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सारा दुख भूल करके उनको। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना है। यही कलाकार की। मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई भोजपुरी का ऐसा गाना आपको याद हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर वो हमारे आप ऑडियंस को सुनाए तो। हाँ, मैं सुनाना चाहूंगा। मुझे बड़ा विदेशिया का अच्छा लगता है, हंसी हंसी पनवा खियोला मनवा, बड़ा अच्छा लगता है। सुना दीजिए एक बार। हंसी हंसी पनवा खियोले बई मनवा, हंसी हंसी पनवा
खियोले बेईमनवा की अपना बसरे पर दे, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई ले, मारी रे करे जेवा में ठेस। ओ कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई ले, मारी रे करे जेवा में ठेस। क्या शानदार गाते हैं आप, मजा आ गया। रात का 1:30-2 बजे का मैं गा रहा हूँ, यही बहुत वो है। और देखिए भोजपुरी में आप एक गाना सुनाए और मन एकदम भावुक सा हो गया। हाँ, ये हमारी भोजपुरी की ताकत, ये हमारे लोक की ताकत। और वाकई आप बहुत कमाल गाते हैं। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और कुछ एक जो सवाल है, थोड़े सीरियस सवाल है, पूछ सकता हूँ ना आपसे? आप हमें ये बताइए कि रुपेश मिश्रा जब स्टेज से उतरते हैं, जब म्यूजिक से थोड़े दूर होते हैं, क्या करते हैं? सीरियस सवाल, सीरियस सवाल है ये, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ बताइए आप। दूर होते हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं। हाँ। और अब फेज ऐसा चल रहा है ना कि यही 2-3 साल और खूब जितना मेहनत कर देंगे, बिल्कुल, वो जीवन पर्यंत काम आएगा। अभी स्टेज से उतरने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे जब, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या बात, समझिए। तो अभी स्टेज से उतरने के बाद अभी सोचना होता है कि क्या करना है अभी अपने लिए, खुद के विकास के लिए, खुद के आर्ट के लिए, खुद के व्यक्तित्व के लिए, खुद की बॉडी लैंग्वेज के लिए, समझ रहे, खुद की सोच के लिए, नीयत कैसे साफ रखनी है, ये सब पे काम किया जाता है। और कोशिश ये रहती है कि डाउन टू अर्थ होकर के सबका सम्मान करते हुए, क्रिएटिविटी को क्रिएट करते हुए और म्यूजिक को साधते हुए आगे निकल गया। क्या बात। अब कुछ आसान से सवाल है। हाँ, आज के युवाओं को अगर संगीत में करियर बनाना है तो रुपेश मिश्रा क्या सलाह देंगे? यही है कि अपने बड़ों का पहले सम्मान करिए, सबसे पहले बड़ों का सम्मान करिए, और दूसरी बात गुरु का सम्मान करिए, तीसरा सबसे पहले अच्छा इंसान बने, बाद में कलाकार बने, तब संगीत को आप अपनाइए। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप अच्छे कलाकार नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि ये परिभाषा जो गायक बनना चाहते हैं, खासकर हमारी मिट्टी की, वो अपने डायरी में लिख लें। बहुत बहुत अच्छी बात की। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप थोड़ा कम भी गाते हैं ना, चलेगा, तो आपका रूह जब साफ रहेगा ना, तो वो शुरू में भी बात नजर आएगी। मेरे गुरु ऐसे कहते हैं। तो रियाज करेंगे। अगर आपका नियत सोच कलुषित मानसिकता के, हम निगेटिव हैं, ईर्ष्यालु है, लाख टैलेंटेड हो, लाख सीखे पढ़े हो, तैयार गला हो, लेकिन वो बात शुरू में आपकी नजर आ जाएगी, वो असर नहीं करेगा। और आप हमसे कम टैलेंटेड, आप अगर आपकी स्वभाव और बोली, भाषा, आचरण, चरित्र अंदर से साफ है, उतना बढ़िया सुर निकलेगा और आप आगे निकल जाएंगे। हम पीछे हो जाएंगे। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि ये आपका जो व्यक्तित्व है, अच्छा इंसान होना आपके बरकत में असर डालता है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बढ़ेंगे रैंडमली, तुरंत चढ़ेंगे, फिर 2-3 साल में गिर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने। इसीलिए अच्छा, एक और आसान सा सवाल है, सफलता और प्रसिद्धि को कैसे संभाला, मतलब कैसे संभालना चाहिए? देखिए, सफलता क्या होता है कि जैसे आप सफल हो गए, प्रसिद्ध भी हो गए, सफल भी हो गए, प्रसिद्ध भी हो गए, दोनों एक साथ। अब इसको मैनेज कैसे करना है? समभाव लेना है। सफलता को भी सम रखिए, बैलेंस रखिए, प्रसिद्धि को भी बैलेंस रखिए, और उन दोनों को बैलेंस करते हुए जो सामने जो मिलता जाए, अपने बड़े छोटों सबको आदर सम्मान करते हुए, अपने बाड़ी से किसी को हर्ट मत करिए, शब्दों से आगे बढ़ते चले जाइए। प्यारे इंसान है यार आप। मेरे हिसाब से यही है। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले 4-5 साल में हमारे पूर्वांचल से एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार गायक। अरे थैंक यू यार, सही में मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात पूछूंगा कि आप गायक हैं, गाने गाते हैं, आपसे मैं पूछूं कि आपके पसंदीदा गायक? मेरे पसंदीदा तो बहुत हैं। कोई एक नाम रखना आप, कोई एक चुनना बड़ा मुश्किल, एक नाम चुनना आप। लिटरली थोड़ा सा शुरू हो रही है चीजें, एक नाम चुनिए आप, कोई एक नाम। क्वेश्चन देंगे क्या? रैपिड फायर है क्या ये? आएंगे हम लोग। एक नाम इस समय करंट में, हाँ, अरिजीत सिंह। ओह माय गॉड, बॉलीवुड मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अब तो उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। वही गाने रिलीज हो रहे हैं उनके जो पहले से काम मतलब प्रॉमिस कर दिया, कमिट कर दिया है।
बाकी तो अब खुद इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो करेंगे। तो अरिजीत सिंह, कौन सा गाना उनका सबसे ज्यादा पसंद है? सारे गाने। कोई एक गाना ये बता दीजिए, कोई एक गाना। वे कम लिया, हाय हाय, ओह माय गॉड, क्या गाना है, सुनेंगे क्या हम लोग थोड़ा? सुनेंगे? थोड़ी लालच तो है। चलिए सुना देते हैं। अद्भुत। हम लोग अभी टाइम आपको बहुत ले रहे हैं, रात भर सुनते रहे आपको हम लोग। अब थोड़ा एक रैपिड फायर पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब? अरे यार कहाँ फंसा रहे हो भाई। कोई एक ना। अरे दोनों हो ही नहीं सकता, कोई एक है, कोई एक हो ही नहीं सकता है। नहीं लेंगे एक नाम? नहीं, दोनों अपने धुरंधर हैं। कुमार सानू साहब या उदित नारायण साहब? ओह माय गॉड, दोनों लोग का अलग स्पार्क है, हम्म, बट मेरे पर्सनल फेवरेट हैं उदित नारायण जी। सोनू निगम साहब या अरिजीत सिंह साहब? सोनू निगम, हम्म, सोनू निगम। ये परख होती है। स्टूडियो या लाइव शो? लाइव शो चार्जअप करता है, स्टूडियो ऑक्सीजन वाला फील एक करता है। चुनिए, कौन सा चाहिए? चार्जअप चाहिए या फिर ऑक्सीजन चाहिए? चार्जअप होंगे तभी तो ऑक्सीजन लेंगे। स्टेज शो, स्टेज शो। स्टेज शो। हाँ, माया नगरी या सिद्धार्थ नगर? सुकून के लिए सिद्धार्थ नगर और काम के लिए माया नगरी। और चालाकी से जवाब दे रहे हैं आप। भक्ति गीत या रोमांटिक गीत? वैसे तो मुझे रोमांटिक स्टार का खिताब मिला था सारेगामापा में, बट मैं उस तरफ नहीं जाके भक्ति गीत जाऊंगा। सुबह का रियाज या रात की रिकॉर्डिंग? सुबह का रियाज इम्पोर्टेंट है। पसंदीदा गायिका बताइए आप, कोई एक नाम। करंट टाइम में या ऑल टाइम? ऑल टाइम फेवरेट लता मंगेशकर जी। पसंद के अभिनेता? ऑल टाइम इरफान खान। भोजपुरी में पसंदीदा गायक? पवन सिंह। एक शब्द में संगीत को कहना हो तो? संगीत एक साधन है। एक शब्द में भोजपुरी के बारे में कुछ कहना हो तो? मिठास। आए है। अब आते हैं थोड़ा सा एक म्यूजिकल गेम राउंड टाइप, हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। एक लाइन सुनाइए, पसंदीदा गीत क्या याद आया वो एक लाइन सुना दीजिए। पसंदीदा गीत, सोचना नहीं है, एक नैन लाइन। लड़ गई हैं। नैन लड़ गई हैं? हाँ, सुना दीजिए थोड़ा सा। अरे अभी सुनाया मैंने। मतलब पसंदीदा गीत हाँ, नैन लड़ गई हैं। सोचना नहीं है। नहीं, भोजपुरी लोक धुन? कजरी। गुजरी। बचपन में कोई गीत आपने जो सुना हो जो आपको बहुत पसंद हो? बगल वाली जान मारे ले। बगल। माँ पर कोई गीत? तू कितनी अच्छी है। भोजपुरी में नहीं, हिंदी में है। हाँ। अब हम लोग इस पॉडकास्ट को समेटते हैं। पॉडकास्ट को समेटते समेटते कुछ ऐसे सवाल हैं जो मतलब जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से। हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे, हो सकता है थोड़ा आपको इमोशनल करे। तो पॉडकास्ट को समेटते समेटते मेरा पहला सवाल ये है कि रुपेश मिश्रा को अगर मतलब कहीं कुछ आपको ऐसा मिल जाए चीज़ कि आप खड़े हों, आपके सामने एक आईना खड़ा हो और जादू है, आपको बचपन का रुपेश मिश्रा दिखा रहा हो। हमको दिखा रहा हो? बिल्कुल। अभी आप यहाँ रुपेश मिश्रा खड़े हैं, आईने में देख रहे हैं, तो वो बच्चा रुपेश मिश्रा खड़ा है, क्या कहेंगे उसको? बस यही कहेंगे कि जैसे तुम वॉकमैन के लिए खेतों में बाली जो बीनते थे गेहूं कटने के बाद, और बाली बीन के जब उसकी पिटाई करते थे, जब गेहूं निकलता था, और जब जा करके वॉकमैन खरीदे, मसाल पट्टी चलता था, नल्ली जिसको बोलते फोफी, वही जीवन जीना चाहिए। वो मजेदार जीवन था। हाँ। अगर अभी आपके सामने पापा आ जाए और आप बहुत परेशान हो, बहुत काम का स्ट्रेस है, या फिर आप वैसे जोन में हो जहाँ पे आप मतलब असहज महसूस कर रहे हैं और सामने पिताजी आ जाए अचानक, क्या कहेंगे आप उनको? पहले तो कुछ उनको बताएंगे नहीं, बट फिर धैर्य रख के अगर ज़्यादा दिक्कत होगी, घबराहट होगी, तो उनसे शेयर करेंगे। पिताजी से आपके संबंध कैसे? अच्छे हैं, मित्रवत रहता हूँ मैं उनके साथ। सारी बातें कह लेते हो? सारी बातें कह लेता हूँ, और कुछ बातें कहे नहीं भी कहता हूँ। वहीं हमारे मिडिल क्लास के जो मतलब लोग हैं, बच्चे हैं खासकर जो हमारी तरह हैं, उनकी दिक्कत है, पापा को आई लव यू नहीं बोल पाते हैं। आप बोलें कभी? नहीं बोल पाते, हम भी नहीं बोल पाते। नहीं बोलना चाहते हैं? पिताजी को यही है कि पिताजी हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, और भाई
मतभेद हो जाता लेकिन मनभेद नहीं होता है हमारे और पिताजी में। जैसे मतभेद और मनभेद में अंतर है। मतभेद होना जरूरी है पुत्र और पिता में, लेकिन मनभेद होना नहीं जरूरी। मन एक ही होना चाहिए कि पिता ये समझे कि मेरा पुत्र है, पुत्र ये समझे कि मेरे पिता है, तब एक दूसरे के पूरक है। माँ से क्या कहना चाहेंगे? मेरी माँ तो मेरी ऑक्सीजन है भाई साहब। हाँ, उसको देख लेते हैं मतलब आनंद आ जाता है, उसका पीड़ा देखते हैं तो हमको डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो माँ को तो मैं बोल ही दूंगा आई लव यू मेरी मम्मी, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। पिताजी से भी करता हूँ, लेकिन पिताजी को मैं नहीं बोल पाऊंगा आई लव यू पापा, क्योंकि पिताजी हैं। और गुरुजी? गुरुजी तो हमारे समझ लीजिए कि उनकी कृपा की बदौलत ही हम आगे बढ़े, बस गुरु कृपा बनी रहे। यही है कि हर जन्म में ऐसे गुरु मिले। रुपेश मिश्रा का कोई सपना जो अभी अधूरा है? बहुत सारे सपने बहुत अधूरे, बहुत काम करना है, और यही है कि अच्छा क्रिएटिविटी अब ऑडियंस को देना है, अच्छा गाना सुनाना, अच्छी धुनें सुनाना है। ये सपना अधूरा है और इसको पूरा करते रह जाना है। तो रुपेश मिश्रा को भी प्यार हुआ था? प्यार क्यों नहीं होता, हर किसी को होता है। प्यार पूरा हुआ? होता है। प्यार पूरा हुआ? प्यार पूरा कहाँ होता है? प्यार को पूरा होना चाहिए कि नहीं? प्यार को देखिए, प्यार पूरा हो जाए तो मजा क्या है, प्यार ना पूरा हो तो। भौजाई सुन रही है? हाँ, भौजाई सुन रही है। अरे यार ये कटेगा नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, मत काटना। प्यार हुआ था? क्यों नहीं, बिल्कुल होता है। पूरा नहीं हुआ? नहीं, अफसोस है? नहीं, कोई अफसोस नहीं, जो होता अच्छा होता है। कहाँ है अभी प्यार आपके जीवन में? नहीं जानकारी है कॉन्टेक्ट में। आपके जीवन में प्यार कहाँ है? प्यार हमारे जीवन में मेरी वाइफ है, मेरा काम है, मेरे माँ बाप हैं, और मेरा लक्ष्य है, मेरे महादेव हैं। महादेव? यही। हाँ। बदकुशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? ओहो, बदकुचन के लिए क्या ही मैं कहूँ, शब्द कम है मेरे पास। कहिए कुछ। बदकुचन इतना बढ़िया काम कर रहा है कि, और अर्पित और उनकी पूरी टीम जो है इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि नए आर्टिस्टों को, नए लेखकों को ला करके जो है, मतलब अच्छे लोगों को ला करके अपने मंच पे बिठा रहे हैं, और नई तरीके से भोजपुरी को एक नया दिशा दे रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। कोशिश कर रहे हूँ। नहीं, बहुत अच्छा काम कर अपनी रहे हैं। तारीफ करवा रहा हूँ आपसे। हाँ, नहीं तारीफ नहीं करवा, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, विदाउट एनी बटरिंग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बदकुचन एक साल में एक राष्ट्रीय पॉडकास्ट चैनल उभर के आएगा, मेरा ऐसा उम्मीद है। और एक अलग जगह आएगा बिहार में कि नहीं, देखिए ऐसे भी पॉडकास्ट होता है, बिना फर्जी भौकाल के एक जमीनी स्तर से भी पॉडकास्ट को सुपरहिट किया जा सकता है। वो आप ऐसा कर रहे हैं, आपके नंबर्स बता रहे हैं, और वो ऑडियंस में जा रहा, ऑडियंस तक पहुंच रही है बात, तभी तो मैं आया हूँ बदकुचन। अरे सब, और आप आए इतना कीमती समय, रात में कितने बज रहे हैं अभी? 2 बज रहे हैं। अरे 2 बजे तक आपका समय मैं ले रहा हूँ उसके लिए। और अभी भास्कर मौसा जी हैं अभी जिनसे आपको मिलाया हमें। हाँ। ये कैफे गार्डेनिया है, यहाँ आकर आपको कैसा लगा ये बताएं। अरे यहाँ तो देखिए, पॉडकास्ट अक्सर स्टूडियो में होता है, बिल्कुल इंडोर में होता है, बिल्कुल एसी की चलती है, हाँ हल्की मतलब टेम्परेचर रहता है, लोग पसीना नहीं आता। यहाँ बट हम लोग आउटर में बैठे हैं, पीछे लाइटिंग का खेल हुआ, पीछे भी आगे भी गर्मी हो ही रहा है, तो इससे बढ़िया यादगार पॉडकास्ट क्या होगा। और नेचुरल है, हम लोग प्रकृति की गोद में है। बिल्कुल। और मेरे दोस्त हैं विकास रंजन ओझा जी, उनके इससे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इसमें। और मैं चाहूँगा कि आप एक गाना पहले तो विकास भाई के लिए आप गा दीजिए। विकास रंजन ओझा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक गाना आप अगर उनके लिए कुछ भी 2 लाइन सुना दें। पॉलिटिशियन है, हाँ, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा। हाँ सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, विकास रंजन जी के लिए ही कहूँगा मैं जी। सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ा तू, सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ा तू, टोना लागे ना काची उमरिया में, टोना लागे ना काची उमरिया में। क्या बात है सर, ये आपके लिए था। और पॉडकास्ट को समेटते सब कुछ हुआ, हर चीज़ पर मतलब बात हुई। लेकिन अगर आप हमारी भौजाई के लिए बिना कुछ गाए, बिना कुछ सुनाए चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कभी हम लोग अगर मिले तो शिकायत रह जाएगी उनकी। अब भौजाई के लिए कुछ कहिए, कुछ सुना दीजिए। मैं अपनी वाइफ के लिए तो गाऊंगा ही भाई। हाँ बिल्कुल, मुझे घर भी जाना है, खाना भी खाना है,
और उसके बाद ताने भी सुनने हैं, क्योंकि मैंने एक सेगमेंट बोला कि प्यार हुआ था कि नहीं, और वो कटेगा नहीं। और कटेगा नहीं, वो कैंची लगेगा नहीं उसमें। बिल्कुल। तो अब घर मेरे ऊपर कैंची लगेगा तो उसको बैलेंस नहीं, सॉरी बैलेंस काट देना। तुम्हारे लिए मैं गाना गा रहा हूँ। हो जब से तुझे देखा है दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, धीरे धीरे से है मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। थैंक यू सो मच बदकुचन एंड अर्पित एंड होल टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम तक देख लिए वीडियो, यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है कि बदकुचन पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। आप कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।